चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सैंधवकालीन कला के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण फैक्ट्स एवं तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। बात करें तो दोस्तों सैंधवकालीन कला यानी सैंधवकालीन कला के जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, उन टॉपिक्स से भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये सिंधु घाटी सभ्यता की कई स्टेपें होती हैं। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर नामकरण के बारे में पढ़ते हैं, फिर तिथि के बारे में पढ़ते हैं, फिर नगरों के बारे में पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विशेषताओं में से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, और बात करें दोस्तों उनकी नगरीय व्यवस्था, तो उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यवस्थाओं में विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो विशेषताओं में मैंने आपको एक क्लास ले ली। उस क्लास में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विन्यास के बारे में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और उसकी निर्धारण कैसे किया जाता था, उसका नियोजन किस प्रकार का था, घरों का निर्माण कैसा था, उसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे सिंधुकालीन कला के बारे में कि सैंधववासी कला में किस प्रकार निपुण थे, कला में किस प्रकार उनको महारत हासिल थी या कला उनकी कैसी थी। तो बात करें दोस्तों सैंधवकालीन कला के बारे में, तो सैंधवकालीन कला में दोस्तों हम भवन निर्माण कला के बारे में बात करेंगे, मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, मृद भांडों के बारे में बात करेंगे और सैंधवकालीन मोहरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भवन निर्माण कला थी, भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला जिसको हम वास्तुकला भी कहते हैं, वास्तुकला भी कहते हैं। तो इनकी जो भवन निर्माण कला थी, घरों के निर्माण की कला थी दोस्तों, जो वास्तुकला थी वो सादा थी, सिंपल थी, पर शहरी तरीके से बनी हुई थी। उसमें मेहराब और अन्य डिजाइनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इनकी जो भवन निर्माण कला थी उसमें मेहराबों का प्रयोग नहीं था, मेहराबों का प्रयोग नहीं था। मेहराब के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता दिया था, प्रयोग नहीं था। और इनकी जो भवन निर्माण की जो कला थी, उस कला के बारे में मैंने जब नगर नियोजन की क्लास ली थी, सैंधवकालीन नगर नियोजन, उसमें नगरों के कला, नगरों की पद्धति के बारे में और घरों के निर्माण पद्धति के बारे में अच्छे से बता दिया, भवन निर्माण के बारे में अच्छे से बता दिया। अब केवल हम यह बात करेंगे भवन निर्माण कला या वास्तुकला की। तो सैंधवकालीन जो भवन निर्माण कला थी और वास्तुकला थी उसमें मेहराबों का प्रयोग नहीं था। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट्स कि भारत में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला या फिर ये कहे कि वास्तुकला, वास्तुकला, ठीक है दोस्तों, भवन निर्माण कला या वास्तुकला का प्रारंभ किसने किया, का प्रारंभ, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, मैं इसलिए इस प्रश्न को अलग से लिख रहा हूँ, का प्रारंभ किसने किया। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सिंधुवासियों ने। किसने? सिंधुवासियों ने। किसने किया दोस्तों? सिंधुवासियों ने। वेरी मोस्ट प्रश्न है, सिंधुवासियों ने किया था। या हम कह सकते हैं सैंधववासी, सैंधव निवासियों ने या सैंधववासियों ने। पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों। तो भवन निर्माण कला की किस तरीके से इनके भवन बनाए जाते थे उसके बारे में हमने पिछली क्लासेज में पहले ही बता दिया है। बस मैं केवल यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि भवन निर्माण कला उनकी कैसी थी, सादा थी, उनमें मेहराबों का प्रयोग नहीं था। वास्तुकला उनकी सादा थी पर नगरीय व्यवस्था पर आधारित बनाई गई थी, जिसमें घरों में कुएं, शौचालय और पक्के बने हुए थे, ईंटों से बने हुए मकान थे, कच्चे मकान नहीं थे। और इसी वजह से दोस्तों याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इस बारे में मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भवन निर्माण कला में भी सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो याद रखना कि भारत के अंदर भवन निर्माण कला की जो भवन निर्माण की जो कला है या वास्तुकला बोलते हैं, इसका प्रारंभ सबसे पहले जिसने किया था वो कौन थे? सिंधुवासी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में भवन निर्माण कला या मकान निर्माण कला या वास्तुकला का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था, का प्रारंभ सर्वप्रथम, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख लीजिए इस प्रश्न में, सर्वप्रथम। तो याद रखना किसने किया था? सिंधुवासियों ने। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसकी मूर्तियों के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्ति कला के बारे में।
ये तो भवन निर्माण कला हो गई। भवन निर्माण कला के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं भाई। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला, गौर करना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्तियां मिली दोस्तों, वो कितने प्रकार की मिली? 3 प्रकार की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता से। कितने प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई? 3 प्रकार की, जिनमें से हम कह सकते हैं प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर, पाषाण, या इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं पत्थर की मूर्ति, पत्थरों की मूर्ति। पाषाण को भी पत्थर कहते हैं, प्रस्तर को भी पत्थर कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, कन्फ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछा जाए पाषाण मूर्ति किसे कहते हैं? पत्थर की मूर्ति को। प्रस्तर मूर्ति किसे कहते हैं? पत्थर की मूर्ति को। तो इनकी जो 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिली थी, उनमें पहले प्रकार की मूर्तियाँ थी पत्थरों की मूर्ति, दूसरी थी धातु मूर्ति, धातुओं की मूर्ति, ठीक है, जिनमें धातु में कौन सी थी दोस्तों? तांबा व कांसा। इन धातुओं की ज़्यादातर मूर्तियाँ इन धातुओं में बनी हुई थी, तांबे और कांसे में। और जो तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ थी मृण मूर्ति। कौन सी थी? मृण मूर्ति। अब मृण मूर्ति किसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियों को, मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्ति कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि सैंधवकालीन कला के अंतर्गत दोस्तों मैं बात करूं तो 3 प्रकार की, जो सैंधवकालीन कला में अगर मैं मूर्ति कला की बात करूं तो सिंधु सभ्यता से, संपूर्ण सिंधु सभ्यता से 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की मूर्तियां मिली थी। जिनमें से पहला टाइप्स हमारा क्या है? प्रस्तर या पाषाण की मूर्ति, यानी पत्थरों की मूर्ति भी प्राप्त हुई। दूसरी धातुओं की मूर्ति भी प्राप्त मिली हुई हमें खुदाई के दौरान। और मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी खुदाई के दौरान मिली। मैंने बताया था आपको नौसारों से, सिंध प्रांत पाकिस्तान में एक स्थल था नौसारो, वहाँ से मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली थी जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। इस प्रकार की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? नौसारों से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति के बारे में आपने सुना होगा, तो वो धातु मूर्ति हो गई। आपने पुरोहित राजा की मूर्ति के बारे में सुना होगा, वो प्रस्तर की मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति थी। यानी इस प्रकार हम कुल मिला के कह सकते हैं कि मूर्ति कला में 3 प्रकार की मूर्तियां विशेष थीं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो प्रस्तर या पाषाण की पत्थरों की मूर्तियों को तो मैं आपको बता दूं कि छेनी हथौड़े से उनको करीने की डिजाइन से बनाया जाता था, तोड़ कर, यानी छेनी हथौड़े से बनाया जाता था। ये तो सीधी नॉर्मल थी। लेकिन बात करें हम धातु मूर्तियों की, किसकी बात करें दोस्तों? हम बात करें हम धातु मूर्तियों की। ये हमारी धातु मूर्ति हो गई। तो जो धातु मूर्तियाँ थी दोस्तों, ये धातु मूर्तियाँ मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। किस विधि से बनाई जाती थी? मधुचिष्ट। मधुचिष्ट विधि। इसका एक और नाम मिलता है लुप्त मोम विधि। लुप्त मोम विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स याद रखना दोस्तों यहाँ से। तो मधुचिष्ट विधि, लुप्त मोम विधि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। और जो ये इस टेक्निक से जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो किसकी बनाई जाती थी? धातु मूर्ति बनाई जाती थी। कौन सी बनाई जाती थी? धातु मूर्ति। अब बात करें हम मृण मूर्तियों की। किसकी बात करें? मृण मूर्तियों की। तो ये मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं, ये किससे बनाई जाती थी? चिकोटी विधि से। चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। तो ये 2 पॉइंट्स पहले याद करना है आपको। सबसे पहले कि मूर्ति कला में क्या बात याद रखनी है कि यहाँ से 3 तरीके की मूर्तियाँ मिली सिंधु सभ्यता से। प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थरों की मूर्ति, धातु मूर्ति यानी आपको पता है धातुओं की मूर्ति। धातुओं में कौन सी धातु विशेष थी? तांबा और कांसा। तांबे का रथ मैंने आपको बताया था, तांबे का रथ भी मिला था, जिसको कहाँ से मिला था? दैमाबाद से। मैंने दैमाबाद में जब पढ़ाया था आपको बताया था। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखना। मृण मूर्ति नौसारों से मिली थी मिट्टी की मूर्तियाँ, और अन्य स्थलों से, पर नौसारों की जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी स्त्रियों की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं।
तो जो मृद मूर्ति थी, पत्थरों की मिट्टी की मूर्ति थी, वो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। जो धातुओं की मूर्ति थी वो मधुचिष्ट या लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। ये मधुचिष्ट विधि क्या होती है दोस्तों, याद रखना, मोम की मूर्ति बनाई जाती थी और उस पर धातु, उसको मोम की जो मूर्ति है उसकी एक सांचा बनाया जाता था मोम का। मोम के सांचे बनाने के बाद में उस मोम की मूर्ति ऊपर धातु का जो तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ था वो डाला जाता था। और मोम क्या होता था, लिक्विड पदार्थ के डलने पर मोम उस जो लिक्विड पदार्थ था वो गर्म होता था, उससे मोम पिघल जाता था। लेकिन उसके स्थान पर जो उस सांचे की, जो मोम सांचा होता था, उस सांचे की क्या निर्मित हो जाती थी, मूर्ति निर्मित हो जाती थी। इसी वजह से इसको लुप्त मोम विधि भी कहते हैं, क्योंकि मोम क्या हो जाता था, लुप्त यानी पिघल के बह जाता था। और जो मधुचिष्ट विधि थी उसमें क्या होता था, जो मधु था यानी मधु को एक तरीके से शहद को बोलते हैं, उसी तरीके से धातु का क्या होता था, तरल पदार्थ शहद जैसा होता था। इस तरीके से बनती थी। और चिकोटी विधि की मूर्तियाँ समझते होंगे कि मिट्टी को जैसे मान चलो हम सपोज दैट गोल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गोल करने के बाद में मान के चलो हमने सिर बनाया, सिर बनाने के बाद में मान चलो उसकी नाक बनानी है, तो नाक को पकड़ के हमने इस प्रकार यूँ अपनी उंगलियाँ ली और यूँ पकड़ के दबा दिया, ठीक है। आँखें ली तो आँखें इस प्रकार 2 उंगली कर दी, होठ को इस प्रकार पकड़ के यूँ खींच दिया और उसमें बीच में से लान खींच दी। इस प्रकार चिकोटी विधि होती थी। इस प्रकार मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण होता था। अब बात करें दोस्तों तो हम भारत के अंतर्गत, तो याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ, भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ, मूर्ति पूजा का प्रारंभ। हम बात करें कि भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ और मूर्ति पूजा का प्रारंभ, भारत में मूर्ति कला और मूर्ति पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया। सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया। वेरी मोस्ट पॉइंट्स है दोस्तों, यहाँ से याद रखना। 2 पॉइंट्स तो ये हो गए कि धातु की मूर्ति मधुचिष्ट या लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। तीसरी विधि है कि मृद मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। और भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ, सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था, सिंधु वासियों ने। और भारत में मूर्ति पूजा का भी प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया, सिंधु वासियों ने। ये धरती देवी की मूर्ति की क्या करते थे, पूजा करते थे, जिसको मैंने बताया था कि जो हड़प्पा से मिली थी मातृ देवी की मूर्ति, जिसको नील की मिस्र की देवी आइसिस के समान बताया गया है, उस मूर्ति की पूजा भी करते थे, यानी धरती देवी की पूजा करते थे। इससे स्पष्ट होता है ये मूर्ति की पूजा भी करते थे। तो भारत में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया, सिंधुवासियों ने। भारत में मूर्ति कला का सर्वप्रथम आरंभ किसने किया, सिंधुवासियों ने किया था, सर्वप्रथम, सबसे पहले। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इन पर इंपॉर्टेंट लगा लो, महत्वपूर्ण लगा लो। अब बात करते हैं मृदभांडों के बारे में। ये तो हो गई मूर्ति कला। अब बात करते हैं मृदभांड कला के बारे में। मृदभांड कला, देखिए दोस्तों, मृदभांड कला की बात करें हम, मृदभांड कला से समझना, मेरी बात आप गौर करना कि मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता से मृदभांड मिले। क्या मिले, मृदभांड मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले। उन मिट्टी के बर्तनों की अगर विशेषता हम देखे जाए दोस्तों, अगर विशेषता हम देखें अच्छे से, यहाँ पे गौर करके देखें, विशेषताओं के बारे में पढ़ें। जैसे मान के चलो ये मिट्टी के बर्तन हैं हमारे, ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी के क्या है, हमारे बर्तन हैं।
इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन यानी कहाँ से मिले थे, जिनको हम मृदभांड बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। इन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता याद रखना कि इन मिट्टी के बर्तनों की दोस्तों विशेषताएं क्या थी कि जो मिट्टी के बर्तन थे इन पर लाल रंग का लेप था और काले रंग की चित्रकारी थी। यानी इन मृदभांडों की बात करें हम तो इनमें किस रंग के थे मृदभांड, मृदभांड लाल रंग के, किस रंग के, लाल रंग के, ठीक है, चमकीले। और अगर बात करें दूसरी के लाल रंग के होते थे और हम बात करें कि कैसे होते थे, चमकीले होते थे। और बात करें अगले पॉइंट्स की इन पे काले रंग की, काले रंग की चित्रकारी की गई थी। क्या की गई थी, चित्रकारी। यानी इन मिट्टी के बर्तनों पर जो लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे इन पर लेप कैसा होता था, लेप लाल रंग का। चित्रकारी कैसी होती थी, काले रंग की। और कैसे होते थे ये, चमकीले, चमकीले। ये विशेषता आपको याद रखनी है, बस ये पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांड पर किस रंग का लेप किया जाता था, लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों पर किस रंग का रंग की से चित्रकारी की गई थी, काले रंग से। और सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड कैसे थे, चमकीले थे। कैसे थे, चमकीले। इस टाइप के 3 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम्स में, ये बात याद रखनी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए बड़ी एग्जाम से लिए, जैसे आप यूपी SSC बोर्ड या UPSC की तैयारी कर रहे हो या PCS की तैयारी कर रहे हो, उनमें ये पॉइंट्स पूछा जाता है खूब कि सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता से पूर्व, आर्य सभ्यता से पहले का माना गया है। पहले से, आर्य सभ्यता से पहले का किस आधार पर माना गया है, किस आधार पर माना गया है। तो याद रखना, मृदभांडों के आधार पर। यानी जो मृदभांड कला है दोस्तों इनकी, इस मृदभांड कला के आधार पर ही सिंधु वासियों को आर्य सभ्यता से पहले रखा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पहले रखा गया, पूर्व में रखा गया, तो मृदभांडों के आधार पर। यानी यहाँ की खुदाई से जो मृदभांड मिले थे वो वैदिक सभ्यता से भी उच्च क्वालिटी के थे। कैसे थे, उच्च क्वालिटी के, अच्छे थे। फिर उसके बाद में तो इससे विकसित अब हो गए थे, लेकिन बात करें अगर क्वालिटी की तो क्वालिटी इनकी अच्छी थी। तो याद रखना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड हैं, इन मृदभांडों से के आधार पर ही इनको आर्यों से पूर्व रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता से पूर्व रखा गया था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में। देखिए दोस्तों, मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता की अगली जो कला है वो है मोहर। मोहर, जिसको हम अब अपनी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं, मुद्रा। क्या कह सकते हैं, मुद्रा या सिक्के, या अपनी भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा या सिक्के। तो मोहरों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थीं। मोहरों को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मोहरें थीं, उन मोहरों को सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां कहा गया। सर्वोत्तम कलाकृतियां कहा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति थी। कौन कलाकृति थी? तो याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी मोहरें। ठीक है। इन मोहरों का निर्माण, मोहरों का जो निर्माण था वो किससे होता था? टेराकोटा से। किससे होता था? टेराकोटा से। ठीक है। और टेराकोटा किसे कहते थे दोस्तों? तो याद रखें, टेराकोटा क्या होता था? आग में पकी हुई मिट्टी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे।
कहते हैं। क्या कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी, यानी मिट्टी के मान के लो सांचे बना के हमने मोहरें बना ली मिट्टी की, फिर उनको आग में बहुत अच्छे ढंग से कुछ लेप करके, यानी कुछ पदार्थ होते थे उनको लेप करके पकाया जाता था। वो इतनी मजबूत हो जाती थी और टूटती नहीं थी गिरने से भी। तो ये आग में पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी, और उस आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा बोलते थे। उस टेराकोटा से क्या बनाई जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बनाई जाती थी। तो यानी याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का निर्माण किससे किया गया था? टेराकोटा से किया गया था। टेराकोटा की जगह अगर आपको ऑप्शन में टेराकोटा ना दे और ये क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का निर्माण किससे किया गया? टेराकोटा से। अगर टेराकोटा ऑप्शन में ना मिले तो आपको सेल खड़ी भी ऑप्शन में दे सकता है। सेल खड़ी से भी बनी थी, यानी सेल खड़ी। टेराकोटा का एक अन्य नाम है सेल खड़ी। ठीक है, स्टेट लाइट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये तो हो गई इनके निर्माण के बारे में और सर्वोत्तम कलाकृतियाँ मानी गई। अब बात करें इनकी साइज की। इनकी जो साइज़ थी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की, वो साइज किस तरीके की थी? तो याद रखें कि ये जो साइज में बात करें दोस्तों, तो त्रिभुजाकार भी थी, आयताकार भी थी, आयताकार मोहरें भी थी ये, और वर्गाकार भी मोहरें थी। इनकी जो आकार था, साइज था, इस तरीके का भी था। और बात करें दोस्तों, गोल भी थी। और बात करें दोस्तों, ये इस तरीके की भी थी, यानी स्टार की भांति थी, और षटभुज की भांति भी थी। यानी मुख्यतः अगर बात करें इस तरीके की ज़्यादातर मोहरें पाई गई थी। अब बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित आकार था, वो वर्गाकार, यानी सबसे ज़्यादा मोहरें जिस आकार की, जिस साइज़ की मिली, वो वर्गाकार साइज़ की मिली। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ से ये साइज हो गया। और इस साइज में अगर बात करें दोस्तों, तो प्रचलित मोहरें, सर्वाधिक प्रचलित मोहरें, सर्वाधिक प्रचलित मोहरें, सर्वाधिक प्रचलित मोहरों में अगर हम देखें दोस्तों, तो किसकी साइज की थी? वर्गाकार साइज की, वर्गाकार। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित मोहरें कैसी थी? वर्गाकार साइज की मोहरें थी। इस साइज की मोहरें थी, वर्गाकार साइज की। बाकी की त्रिभुजाकार भी मोहरें मिली, आयताकार भी मिली, वृत्ताकार भी मिली, स्टार के भांति भी मोहरें मिली खुदाई में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली थी वो वर्गाकार डिजाइन की मिली थी, वर्गाकार मिली थी। ठीक है, तो याद रखना। अब बात करें सर्वाधिक अंकन, यानी मोहरों पर देखो दोस्तों, मोहरों पे सभी चीज़ों के अंकन थे। किसी मोहर पे तो, कुछ मोहरों पे तो नाव छपी हुई थी, कुछ मोहरों पे देवता छपे हुए थे, किसी पे पाशुपति शिव का अंकन था, किसी पे क्या था? घड़ियालों का अंकन था, किसी पे मछली का अंकन था, किसी पे गरुड़ का अंकन था, किसी पे सांप का अंकन था, किसी पे लोमड़ी के पंजों का अंकन था। लेकिन सर्वाधिक अंकन जिस जानवर का था वो था एक श्रृंगी बैल का। सर्वाधिक अंकन, बात करें सर्वाधिक अंकन की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर सर्वाधिक अंकन किसका था? तो याद रखें, एक श्रृंगी बैल का, एक श्रृंगी बैल का, एक श्रृंगी बैल का, यानी एक सींग वाले बैल का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर सर्वाधिक अंकन जिस चीज़ का था वो किसका था? एक श्रृंगी बैल का था, याद रखना। और इसी मोहर के आधार पे, यानी इस एक श्रृंगी वाले जो बैल वाली जो मोहरें थी, इन्हीं मोहरों के आधार पे, एक श्रृंगी वाले मोहरों के आधार पर याद रखना, सैंधव सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों के बीच में क्या माने गए? व्यापारिक संबंध माने गए। हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो किससे थे दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो व्यापार करता था वो किससे करता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से करता था। और वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता से करता था वो कैसे, हमने पता चला कि मेसोपोटामिया से करता था, वो एक श्रृंगी बैल वाली मोहरों के आधार पर पड़ा। क्योंकि एक श्रृंगी बैल की जो मोहरें थीं दोस्तों वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिली? अपनी सिंधु सभ्यता से। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक श्रृंगी बैल के अंकन वाली जो मोहरें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की थीं। और ऐसी ही मोहरें, यानी एक श्रृंगी बैल वाली की ऐसी ही मोहरें, कुछ मोहरें कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया से मिली।
खुदाई में। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये वहाँ से आयात निर्यात करते थे, माल खरीदते और बेचते थे। तभी तो यहाँ की मुद्रा कहाँ पे मिली, मेसोपोटामिया में मिली। तो ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध होने का जो संकेत दिया था वो किसने दिया था, एक संगी बैल के अंकन वाली मुद्राओं ने दिया था। ये थी दोस्तों सैंधवकालीन कला के बारे में जानकारी, जिसमें हमने आपको भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, मृदभांड कला और मोहरों की कला के बारे में बताया। और अगर उनकी कला के बारे में बात करें तो उनकी सर्वोत्तम कलाकृति किसको माना गया है, पूरी सैंधव सभ्यता में मोहरों को माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये भी कई बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं, मुद्राएं थीं, वो किससे बनी हुई होती थी, टेराकोटा से बनी हुई होती थी। इस प्रकार दोस्तों सैंधवकालीन सभ्यता के जो सभी टॉपिक्स थे, सैंधवकालीन कला के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो आपको मेरा अल्प ज्ञान दिया है उससे आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना चलते चलते, और ज़्यादा से ज़्यादा बस दोस्तों शेयर किया करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तथा साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारी हर क्लास की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो में, नेक्स्ट अगली क्लास में। उस क्लास में हम बात करेंगे सैंधवकालीन लिपि के बारे में, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।